कि सिर्फ बाहर जाके विदेशों में मीटिंग करना, एनआरआई को इकट्ठा करके ताली बजवाना और ये दिखाना कि देखो हम कितने ताकतवर हैं, दुनिया भर में हमारा डंका बज रहा है, हमारी पहचान हो रही है। किसी विदेश के कोई गणमान्य लोग आएंगे, प्रधानमंत्री आएंगे, राष्ट्रपति आएंगे, उनसे गले लग जाना। विदेश नीति इसे नहीं कहते। कठपुतली की तरह पिंजरे में कैद कर कर समाज के बीच में ले जाओ कि देखो हमारे पास कितने बढ़िया नेता हैं आपके समाज के। वे नेता कुछ कर नहीं सकते, जंजीरों में बंद पड़े हैं, आरक्षण ठप हो जाता है, आरक्षण छीन लिया जाता है, नौकरी छीन ली जाती है, वो कुछ बोल नहीं पाते। कैबिनेट में उनकी इतनी हिम्मत नहीं कि किसी सरकारी फैसला का विरोध कर। नौकरी दोगे नहीं, 2-4 लोगों को आप विधायक बना दो, मंत्री बना दो, क्या ये काफ़ी है? नीट में जिस तरह से ओबीसी वर्ग को बाहर रखा, क्योंकि एक पूरा वर्ग इस देश में है, वो कहता नहीं नहीं ये गांव के लोग तो गवार होते हैं। मेरे साथ जयंत चौधरी हैं और लगातार सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। कुछ दिन पहले इन्होंने एक ट्वीट किया था, मेरी नज़र थी उस पर कि फ्रांस में भारत सरकार की संपत्ति जब्त हो रही है। हाथरस की घटना आपको याद है। आरएलडी हाथरस की बेटी को न्याय दिलाने के लिए एक यूपी में राज्यव्यापी अभियान भी छेड़ने जा रही है। वो वीडियो भी आपको याद होगा जिसमें जयंत चौधरी पर डंडे चले थे। जयंत साहब, क्या है आपकी पार्टी हाथरस इशू को लेकर जा रही है यूपी में? अभी फिर हमारा प्रतिनिधिमंडल प्रशांत कनौजिया एक नौजवान है जिनको हमने जिम्मेदारी दी है, वे गए हाथरस, उस परिवार से मिल के आए। आपको ताज्जुब होगा कि अभी भी एक तो न्याय नहीं मिल पाया क्योंकि वो प्रक्रिया चल रही है, लेकिन उस परिवार को जो सरकार ने वादे किए थे कि आपको नौकरी मिलेगी, आपको एक आर्थिक मुआवजा दिया जाएगा जो आपकी क्षति हुई है, अपूर्ण क्षति है, वह भी अभी वादे सरकार ने पूरा नहीं किए। तो अभी बहुत जल्द हमारी पार्टी की SC/ST जो इकाई, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, वे पूरे उत्तर प्रदेश के ज़िले ज़िले में जाएंगे, समाज को बताएंगे और कोशिश करेंगे कि उस एक परिवार को ही नहीं, जितने पीड़ित परिवार हैं, और उत्तर प्रदेश में आपको पता है जो आंकड़े हैं भयावह हैं, कितने रेप हो रहे हैं, कितने अपराध हो रहे हैं, और वो भी टारगेटेड होते हैं। जाति को देखकर भी आज अपराध हो रहे हैं। तो उनको चिन्हित करके उन परिवारों को किसी तरह से जो भी सहायता मिल सकती है, न्याय की उनकी मांग को मजबूत करने के लिए एक विशेष अभियान चलाने जा रहे हैं। आपने अभी ट्वीट किया था फ्रांस को लेकर कि डंका बज रहा है साहब का, अब लगातार प्रधानमंत्री दौरा कर रहे हैं, लगता है कई बार विदेश मंत्री वही हैं। क्या है वो पूरा मामला और संपत्ति जब्त हुई? पुराना केस है केन इंडिया के ऑपरेशंस को लेकर के एक टैक्स वसूली की गई थी। फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में ये मामला चला और भारत के वकीलों ने सही रूप से तो तर्क पेश नहीं कर पाए, या अपना जो भी पक्ष था उसको नहीं रख पाए, उसका बचाव केंद्र की सरकार नहीं कर पाई। उसका परिणाम ये है कि एक अंतर्राष्ट्रीय कंग्लोमरेट, एक कॉरपोरेट ने भारत सरकार को हरा दिया है, परास्त कर दिया है। और आज वे क्लेम उनका ये है कि भारत की संपत्तियों को सीज़ किया जाना चाहिए। भारत की राजदूत के आवास, हमारे एम्बेसी, एयर इंडिया के हवाई जहाज़, मतलब जो भी हमारी संपत्तियां विदेश में हैं, आज उन पे क्लेम एक कॉरपोरेट ने कर दिया। और मोदी जी इस पे शांत हैं। ट्रेडिशनल मीडिया इस कहानी को दिखा नहीं रहा। तो जब मुझे जानकारी मिली, मैंने यही ट्वीट किया लोगों को बताने के लिए, जानकारी देने के लिए, कि सिर्फ बाहर जाके विदेशों में मीटिंग करना, एनआरआई को इकट्ठा करके ताली बजवाना और ये दिखाना कि देखो हम कितने ताकतवर हैं, दुनिया भर में हमारा डंका बज रहा है, हमारी पहचान हो रही है। किसी विदेश के कोई गणमान्य लोग आएंगे, प्रधानमंत्री आएंगे, राष्ट्रपति आएंगे, उनसे गले लग जाना। विदेश नीति इसे नहीं कहते। विदेश नीति होती है कि राष्ट्र के स्वाभिमान की आप रक्षा करेंगे, जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको सर्वोपरि रखेंगे। ये अभी जो पंचायत चुनाव हुआ है और जिला परिषद का चुनाव हुआ, उसको कैसे देख रहे हैं? आपका तो खैर बागपत वाला कैंडिडेट तो खैर जीत गया चुनाव, बाकी रेस्ट ऑफ यूपी में क्या आप लोग के कार्यकर्ता, चाहे सपा हो, आरएलडी, आप तो इंटैक्ट गठबंधन में भी है, इसको कैसे देख रहे हैं? इस पूरी बदली राजनीति को कैसे देख रहे हैं? देखिए, योगी जी ने एक वादा किया था कि मैं इस सिस्टम को बदल दूंगा, इसमें व्यापक सुधार लाएंगे, और मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस का नारा मोदी जी ने दिया था। इन्होंने कहा था डायरेक्ट इलेक्शन होगा जिला पंचायत में, पार्टियां इस चुनाव को लड़ेंगी, और जो पार्टी का विप का सिस्टम हो या जो भी वो प्रणाली लाना चाहते थे, वो भी उन्होंने बात पब्लिक में रखी थी कि जो लूट खसोट होती है उस पर अंकुश लगाया जाएगा।
लेकिन अभी जिला पंचायत के चुनाव हुए, अध्यक्ष के पद के चुनाव हुए, प्रमुखी के चुनाव हुए, आपको पता है सरकारी गाड़ियों में जो है बीडीसी मेंबर को उठा के ले जाया जा रहा है। कोई विपक्ष का अगर जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जीत जाता है, उसके घर पे जो है नोटिस जा रहे हैं कि आपका अवैध कंस्ट्रक्शन है, आपका घर ढाया जाएगा, उसके घर वालों के विरुद्ध जो कार्रवाई हो रही है। तो तरह तरह के दबाव बनाए गए, तरह तरह के प्रलोभन दिए गए। करोड़ों रुपए ये जनता की संपत्तियां हैं, कल को कमीशन के रूप में ये ली जाएंगी आप लोगों से। हमारे और आपके जेब की, हमारी कमाई को काटा जा रहा है। ये खुलेआम नंगा नाच हुआ। बागपत में फिर भी मैं बधाई देता हूँ कि जनता इतनी सतर्क थी, उसका श्रेय मैं नहीं ले सकता। जनता खुद वहाँ पहुँची, लगातार जनता ने दबाव बनाया। अगर पुलिस हमारे मेंबर पे जाती थी अवैध रूप से, अनैतिक रूप से, उसका विरोध गांव के लोग करते थे। तो इसलिए सरकार वहाँ डर गई, वरना वहाँ भी वही करना चाहते थे। तो ये तो कब्जे की राजनीति है। चौधरी चरण सिंह कहते थे कि किसान की एक नज़र दिल्ली पर और एक नज़र खेत पर होना चाहिए। क्या लगता है पिछले 25 साल में धर्म की राजनीति ने किसान नेता को कहीं ना कहीं हाशिए से गायब कर दिया? क्योंकि आप तो चौधरी चरण सिंह के सबसे बड़े किसान आंदोलन के परिवार से हैं, प्रधानमंत्री के घर से हैं। ये एक बीच में मिसलीड हुई, ऐसा किसानों की बात छूट गई। और क्या इस कड़ी को जो किसान आंदोलन चल रहा है वो पूरा करता दिख रहा है? क्योंकि आपने पूरे यूपी में रैलियां की है। मतलब साफ था, चौधरी साहब के कहने का मतलब ये था, सियासत में घुसो, गांव के लोग रुचि लें, राजनीति को समझें। राजनीतिक गलियारों में सिर्फ एक वर्ग का आदमी, देश की क्रीम, जैसे सब कुछ जो है थाली पे सजा के दिया जाता है, वही लोग बैठेंगे, वही लोग देश के निर्णय लेंगे। या खेत खलियान में देश का बुनकर, देश का मजदूर भी देश की सियासत में अपना भागीदारी सुनिश्चित कर पाएगा। ये चौधरी साहब का विजन था। मैं मानता हूं कि हम लोगों की कमियों के कारण, आपस की टकराव के कारण, जातीय पहचान के आधार पर जो राजनीति हुई, उसका भी परिणाम हुआ। मंदिर पॉलिटिक्स का भी परिणाम ये आया कि किसान की राजनीति कमज़ोर हुई। किसान का मूवमेंट कमज़ोर नहीं है। आज भी देश की राजधानी में किसानों ने घेर रखा है, उनकी सामाजिक वॉइस है, ताकत है। लेकिन राजनीतिक आवाज़, राजनीतिक गलियारों में उनकी पहुंच कमज़ोर हुई। वरना सरकार 2 घंटे में झुक जाती है। पहले भी आंदोलन हुए, सरकार बात मान लेती है, बुलाती है, सुनती है। यहाँ इतना अहंकार इस सरकार में आ गया कि 7-8 महीने से किसान सड़कों पे हैं और अभी भी सरकार एडमेंट है। यही संकेत है किसान की राजनीति कमज़ोर होने के। एक बड़ा अभियान चल रहा है, बस आखिरी सवाल, एक बड़ा अभियान चल रहा है, ओबीसी को नीट में आरक्षण नहीं दिया गया, डॉक्टरी की जो एग्ज़ाम है। चौधरी चरण साहब ने अपने कलम से मंडल कमीशन की स्थापना की और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट भी हुआ। क्या कहेंगे, आपकी क्या राय है? ये जो रिजर्वेशन जिस तरह से निजीकरण हो रहा है और रिजर्वेशन खत्म हो रहा है। चौधरी चरण सिंह जी तो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते ही गए, और आज आप ये जो कह रहे हैं, ये एक रणनीति के तहत है, एक साजिश के तहत है। कुछ नेताओं को अपना बना लो, उनको अपना लो, समाज के नेताओं को आगे रखो, कठपुतली की तरह पिंजरे में कैद कर कर समाज के बीच में ले जाओ कि देखो हमारे पास कितने बढ़िया नेता हैं आपके समाज के। वे नेता कुछ कर नहीं सकते, जंजीरों में बंद पड़े हैं, आरक्षण ठप हो जाता है, आरक्षण छीन लिया जाता है, नौकरी छीन ली जाती है, वो कुछ बोल नहीं पाते। कैबिनेट में उनकी इतनी हिम्मत नहीं कि किसी सरकारी फैसला का विरोध कर दें, लेकिन कहने को वो आपके समाज के हैं। तो पॉलिटिकल एक हैसियत दिखा करके, भागीदारी दिखा करके हमारे काबिल नौजवानों को वंचित किया जा रहा है। परिवर्तन तब आएगा सामाजिक, जो जातियों के आधार पर शोषण होता है, तब समाप्त होगा जब बराबरी आएगी। बराबरी आएगी आर्थिक तौर पे, सामाजिक तौर पर। जब तक नौकरी नहीं मिलेगी, उस आदमी के सोचने का ढंग, उसके जीवन की जो शैली है, जो स्तर है, उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता। नौकरी दोगे नहीं, 2-4 लोगों को आप विधायक बना दो, मंत्री बना दो, क्या ये काफ़ी है? नीट में जिस तरह से ओबीसी वर्ग को बाहर रखा, क्योंकि एक पूरा वर्ग इस देश में है, वो कहता नहीं नहीं, ये गांव के लोग तो गवार होते हैं, ये दलित का बच्चा ये डॉक्टर बन जाएगा, मैं उससे इलाज नहीं कराऊंगा। अभी भी ऐसे लोग हैं, और ऐसे लोगों के हाथ में आज सत्ता है। सर क्या लग रहा है, एक आखिरी सवाल और सर जैन जी, की यूपी चुनाव की बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी, प्रधानमंत्री का रैली कराएं बनारस में, कोरोना का भी दौर था, क्या आपका गठबंधन जो लोकसभा में बना था वो इंटैक्ट है? विधानसभा में आप लोग आ रहे हैं? नहीं, देखिए, हमारी बहुत अच्छी बातचीत हो रही है समाजवादी पार्टी के नेता श्री अखिलेश जी और हमारी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। मुद्दों पर आधारित हम बात करते हैं। सीट को लेकर बहुत जल्द हम लोग बैठेंगे, सब चीज़ का निपटारण कर लेंगे, फैसला लेंगे।
हम लोग चाहते हैं कि एक मजबूत विकल्प, विकासवादी गठबंधन पब्लिक को दें। चौधरी चरण सिंह साहब जो कहते थे वो करते भी थे और उसने उनको परिवार में ही इम्प्लेंट किया था। आपको बता दूं कि अपने ज़माने में चौधरी अजीत सिंह साहब आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियर थे, किसान का बेटा थे, इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। तो चौधरी चरण साहब कहते थे कि एक नज़र खेत पर और दूसरी नज़र संसद पर। उनके परिवार में भी यही हुआ। उन्होंने अपने बेटा को इंजीनियर बनाया और फिर उसको सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुआ करते थे एक समय में। अब चौधरी अजीत सिंह जी नहीं रहे। चौधरी चरण सिंह को किसी के बारे में कहने की ज़रूरत नहीं है। और उस पूरी जो सामाजिक न्याय की लड़ाई है, जो किसानों की लड़ाई है, जिस तरह से किसानों का पूरा रिप्रेजेंटेशन ख़त्म किया गया, जयंत चौधरी जो है उसको बाकायदा किसान आंदोलन में इन्होंने अपनी भूमिका अदा की है। और यूपी के मुझे पता है, जहाँ तक यूपी के तमाम ज़िलों में जाके इन्होंने रैली की है। राजस्थान और हरियाणा, पंजाब और यूपी जो है किसान आंदोलन में सबसे ज़्यादा शामिल है, सड़क पर है और जयंत चौधरी लगातार उसको लीड कर रहे हैं। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। जयंत चौधरी युवा नेता हैं और किसान के मुद्दे पर प्रखर हैं, लगातार बात कर रहे हैं, सोशल जस्टिस की लड़ाई की बात कर रहे हैं और सपा के साथ गठबंधन में है जो लोकसभा में इनका कायम था। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।